चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका ज्योग्राफी का सेट नंबर 1। देखिए हिस्ट्री का हो चुका है 9 और उसका प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा। बायोलॉजी का सेट हो चुका है, अब बच रहा है ज्योग्राफी का। मेरा तरीका कुछ अलग है पढ़ाने का भी और तरीका है मुझे थोड़े से उटपटांग करने का भी। क्योंकि उटपटांग तरीके से करता हूँ तभी आप मेरी बातों को नोटिस करते हैं। और दिल से थैंक यू कि आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब मेरे साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी अगर पूछे ना, न्यूनतम दूरी मतलब कम, तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच, है ना? यहाँ पे चलिए दूसरे प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? देखिए न्यूनतम दूरी तो हम 3 जनवरी को जान गए। अधिकतम दूरी बताइए कितनी कब होती है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप बताइए 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी और समझ गए आप? अधिकतम दूरी 4 जुलाई। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए, पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं? तो देखिए किस इकाई में मापा जाता है? अगर मान लीजिए पृथ्वी के अगर स्टार को दूरी नापना है, पृथ्वी से स्टार का मतलब सितारों की अगर बात करें, दूरी किस इकाई से नापेंगे? तो हम जानते हैं प्रकाश वर्ष से नापेंगे, है ना? प्रकाश वर्ष से। देखिए ऐसे खगोलीय शास्त्र कहा जाता है और हम नापते कैसे हैं? तो प्रकाश वर्ष से नापते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, बाहरी आवाज़ को इग्नोर करेंगे, बच्चे स्कूल है बगल में, आज मैं बाहर आया हूँ इसलिए। चौथा प्रश्न है कि अधिकांश जो मौसमी घटनाएँ हैं, संपन्न होती है। तो अधिकांश मौसमी घटनाएँ जो है, कब संपन्न होती है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। कब संपन्न होती है? तो अधिकांश मौसमी घटनाएँ जो संपन्न होती है, वो क्षोभ मंडल में होती है। आप जानते हैं, क्षोभ सीमा में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे, वो सही लगाएँगे। क्षोभ मंडल में, है कि नहीं? ये ध्यान रखना है। क्षोभ सीमा दे दिया है तो इसका मतलब कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगर बात करूँ मैं 5वें प्रश्न की बात करूँ तो वायुमंडल में उपस्थित कौन-सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? तो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है इस ऑप्शन के हिसाब से आप बताइए। बता सकते हैं 5वां प्रश्न का? तो बताइए। तो 5वां प्रश्न का सी ओज़ोन गैस। क्या है? ओज़ोन गैस। जो सी नंबर लगाएँगे वो सही लगाएँगे और सिर्फ़ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ज्योग्राफी का ऑनलाइन मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से पढ़ा दूँगा बाद में। लेकिन अभी सिर्फ़ मॉक टेस्ट क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है आपका। तो चलिए छठे प्रश्न की बात करें, डोल ड्रम पेटी, ठीक है? डोल ड्रम पेटी की समान स्थिति कहाँ होती है? फिर से मैं पढ़ देता हूँ, डोल ड्रम पेटी की समान स्थिति कहाँ होती है? समान रूप से कहाँ होगा? बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। छठे प्रश्न का जवाब देंगे, तो जो छठे प्रश्न का ए देंगे, भूमध्य रेखा के निकट, वो सही जवाब देंगे। अगर बात करूँ 7वें प्रश्न का, तो फेरल फेरल का नियम किससे संबंधित है? देखिए फेरल का नियम या फेरल का नियम एक ही है, ठीक है ना? का नियम जो है किससे संबंधित है? बता सकते हैं तो बताइए। तो हम जानते हैं कि हवा से ही है, मतलब हवा मतलब पवन से ही है। पवन से है तो मतलब पवनों की दिशा से बात करता है, तो पवनों की दिशाओं से है, ये ध्यान रखना है। पवन की वेग से नहीं, पवन की दिशा से है, ठीक है? किस दिशा में है? चलिएगा 8वें प्रश्न की बात करें तो टोर्नेडो, टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? टोर्नेडो से क्या तात्पर्य मतलब क्या मतलब है? बताइए टोर्नेडो से। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमारे वायुदाब से ही है। देखिए वायुदाब में निम्न है कि उच्च है, ये आपको बताना है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से 8वें प्रश्न का जवाब जो बी लगाएँगे वो सही लगाएँगे। एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, जो कि आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये सही आंसर है 8वां का बी। एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र को कहते हैं टोर्नेडो, ठीक है? देखिए 9वां प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, 9वां प्रश्न है कि पछाव शब्द से क्या तात्पर्य है? पछाव शब्द का मतलब क्या है ये बताइए, इसका क्या हो सकता है? तो पछाव एक शब्द जो है बादल से संबंधित है, ठीक है? अब बादल से संबंधित है तो बादल का एक ओला बादल है, क्या या निचला बादल है, ऊँचा बादल है, मतलब ऊँचा बादल नहीं, ऊँचाई वाला बादल है, क्या है? या वर्षा हो रही है, क्या है ये बता सकते हैं? तो पछाव वाले 9वां प्रश्न का सी जो लगाएँगे, एक बादल जिससे एक बादल है जिससे वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, बस इतना ध्यान रखना है। यही आपका सही और उचित प्रश्न है। 10वें प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, 10वां प्रश्न है कि समुद्री जल में कौन-सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बताइए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या है? समुद्री जल में कौन-सा ऐसा यौगिक है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हम जानते हैं क्लोरीन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम ऑप्शन में बी दिख रहा होगा सोडियम क्लोराइड, जो कि ये सही आंसर है। तो सोडियम क्लोराइड है ना? क्लियर हो गया? जो कि क्लोरीन लगा हुआ है इसमें क्लोराइड, क्लोरीन क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो हम जानते हैं गल्फ स्ट्रीम जो है हमारा अंध महासागर का एक गर्म जलधारा है, ये हम जानते हैं।
अंध मतलब अटलांटिक महासागर का जो है एक गर्म धारा है ना? आप जानते हैं तो ये सी नंबर जो दिख रहा है अंध महासागर का एक गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम। आप अच्छे से अंध महासागर की एक गर्म जलधारा कहिए या मैक्सिको की खाड़ी से गर्म जलधारा निकलती है, ये भी आप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। चलिएगा आगे बात करते हैं 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न क्या है सुनिए, 12वां प्रश्न है हिंद महासागर की गर्म जलधारा बताइए। मोजाम्बिक धारा सुने होंगे जो कि गर्म है और एक और है हिंद महासागर में, तो ये बी नंबर जो दिख रहा होगा वो जो टिक लगाएंगे वो सही लगाएंगे। क्या है? अगुल हास धारा जो है गर्म जल धारा है, ये भी जान लीजिए, और हिंद महासागर का है। समझ गए 12वां प्रश्न का बी। ठीक है, अगर बात करूं मैं 13वां प्रश्न की, 13वां प्रश्न है कि लाल सागर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए? तो लाल सागर जो उदाहरण की बात करेंगे ना, तो हम इसके बारे में जानते हैं, भ्रंश संरचना है ना, भ्रंश संरचना को कहते हैं। ठीक है, संकीर्ण टाइप का होता है, आप जानवे करते हैं। चलिए आगे देखिए, 14 प्रश्न की बात करें तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खाली जगह चट्टानों से होती है। तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति जो है चट्टानों से होती है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए क्या होगा? ठीक है, रूपांतरित चट्टानों में जानते हैं तो कौन कौन चट्टान होता है? तो हम जानते हैं अवसादी चट्टान होता है। उत्पत्ति कैसे होती है? तो अवसादी चट्टान से, अग्नि चट्टान से और अन्य प्रकार की भी चट्टान मिलकर बनती है, याद रखिएगा। जो कि यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, अग्नि चट्टान दिया हुआ है तो वही आंसर होगा, लेकिन अग्नि नहीं, अग्नि के सिवा और भी चट्टान थे जो कि अन्य चट्टान में आते हैं, जिसमें बी दिख रहा मतलब सी दिख रहा होगा, सॉरी सी दिख रहा होगा। अग्नि तथा तलछटी दोनों चट्टानों से होती है, याद रखिएगा, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 15वां प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी चट्टान जो है जैविक चट्टान है? तो एक बात जान लीजिए कि इस ऑप्शन के हिसाब से आपको अगर बात करें जैविक चट्टान, तो हम जानते हैं जैविक चट्टान हमारा कोयला है, क्योंकि ये जो ग्रेनाइट है, मार्बल है, स्लेट है, ये जैविक चट्टान में नहीं आता, ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना? चलिए अगर बात करें 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है कि गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो पाई जाती है वो बताइए। 16वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो जो 16वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे वो सटीक जवाब दीजिएगा। तो गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है बताइए? तो सबसे अधिक पाई जाती है वो मिट्टी का नाम है जड़ों मिट्टी। क्या नाम है? जड़ों मिट्टी, जो कि बहुत ही सटीक और सही आंसर जो लगाएंगे बी वो सही लगाएंगे। 17वां क्वेश्चन को फिर से कर देते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि उन सभी स्थानों पर जिन पर एक तड़ित झंझा, ठीक है, गरजते हुए बादल की बात करते हैं, गरजते हुए जो वर्षा होती है ना, तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है और मिलने वाली रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आइसोब्रोंट कहा जाता है। और तड़ित झंझा मतलब वर्षा को कहिए, वर्षा जैसी चमक जो होती है, बादल का गरजना, इस तरह की बातें होती है और बारिश होती है, उसी को तड़ित झंझार के रूप में जाना गया है। तो आइसोब्रोंट होती है जहाँ पे मिलने वाली रेखा को। अब यही 18वां प्रश्न जो है, देखिए 18वां प्रश्न क्या है कि आइसोबाथ, ठीक है, आइसोबाथ भी एक रेखा है, ठीक है। तो आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग खाली जगह दर्शाने के लिए किया जाता है। तो किसको या किस पर दर्शाने के लिए किया जाता है? तो ये गहराई पर, गहराई पर दर्शाने के लिए किया जाता है। अब वर्षा के लिए कौन सा था? आइसोब्रोंट था। क्लियर हो गए? और आइसोबाथ क्या है? वो गहराई को दर्शाता है, आइसोबाथ जो रेखा है। अब देखिए 19वां प्रश्न की बात करें तो बिली बिली, बिली बिली से क्या तात्पर्य है? तो बिली बिली से क्या तात्पर्य बता सकते हैं? तो बताइए, 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 19वां प्रश्न का जवाब है ए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बिली बिली कहा जाता है। इसका सुनिए 20वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 20वां प्रश्न है रिक्टर, रिक्टर बोलते हैं, मापक से किसका मापन किया जाता है? तो रिक्टर मापक से किसका मापन किया जाता है? तो वो हम अच्छे से जानते हैं, 20वां प्रश्न का जवाब बी, भूकंप, भूकंप का किया जाता है, हम जानते हैं रिक्टर का। ठीक है, अगर बात करें 21वां प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। 21वां प्रश्न है अधिकतर भारतीयों का संबंध जो है समूह से है। तो अधिकतर भारतीयों का संबंध जो है किस समूह से है बताइए? तो किस समूह से है बताएंगे? तो 21वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 21वां प्रश्न का जवाब है ए, कॉकेसायड, ठीक है, कॉकेसायड। बात करते हैं अधिकतर अगर भारतीयों का संबंध अगर पूछेगा ना तो कॉकेसाइड दिया गया है, क्योंकि ये सही है। बहुत लोग जो है अलग अलग लगाते हैं, लेकिन कॉकेसाइड एक है जो कि संबंध रखता है, समूह है भारतीयों का संबंध अगर बात करें। अगर 22वां प्रश्न है अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका के निवासी जो थे रेड इंडियन कहलाते थे भी, उन लोगों को किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो 22वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो सी देंगे वो सही देंगे, अमेरिंद, अमेरिंद होंगे। ठीक है, क्लियर हो गए? चलिए
देखिए, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, ये जो कॉकेस साइड पढ़ रहे हैं 21वां प्रश्न का, ये ज़रूरी है बताना, नहीं तो कहिएगा गलत बता दिया। कॉकेस साइड जो है, इसे एक और नाम से जानते हैं कॉके, याद रखिएगा कॉकेसिया, सियाई, ठीक है? कॉकेसियाई बोला जाता है। 23वां प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न क्या है कि चावल जो है किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो चावल जो है किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो चावल हमारा हम भी जानते हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, क्या आंसर होगा बताइए 23 का? तो सी होगा मानसून का। मानसून का है, सबसे महत्वपूर्ण फसल माना जाता है, मानसून का ही तो है चावल। जो ध्यान से सुनिएगा 24 क्वेश्चन नंबर है कि कौन-सा क्षेत्र जो है रसदार फल जो होते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूरा है, जिसमें आपको नींबू की प्रजाति जो होती है, रसदार होता है नींबू। नींबू में आप संतरा भी जोड़ सकते हैं, जो रसदार फल में आता है, संतरा भी आपका आता है। तो इस तरह का प्रजाति के लिए जो है मौसम बताइए कौन-सा क्षेत्र जो है सही है? कौन से क्षेत्र में या कौन-सा जो प्रदेश है, वो बताइए फेमस है? तो हम बताएँगे कि ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे, भूमध्यसागरीय क्षेत्र जो है, ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये जान लीजिए। इस सब क्षेत्रों में आपको नींबू ज़्यादा मात्रा में होता है, भूमध्य क्षेत्रीय क्षेत्र में नींबू हो गया, संतरे हो गए, इस तरह का फल आपको मिलेगा, रसदार फल मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ 25 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करूँ मैं, तो 25 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो सुनिए, कौन-सा क्षेत्र जो है मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुलायम लकड़ियों के लिए अगर प्रसिद्ध की बात करें हम, कि कौन-सा क्षेत्र है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर डी नंबर देख रहे होंगे आप, वो सही है, शीतोष्ण प्रदेश। ये जो है आपका मुलायम लकड़ियों के लिए ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है, क्षेत्र अच्छा है। 26 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो मूँगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? तो मूँगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर बात करें, तो हम इस सब मामले में चीन को सबसे आगे रखेंगे। तो डी नंबर दिख रहा होगा, वो सही होगा। आप सिर्फ़ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इस पे डिटेल और जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको मॉक टेस्ट देकर आपके सारे एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे बिहार एसएससी आ रहा है, उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा हो। अगर मैं बात करूँ 27 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बता सकते हैं? चलिए टिक लगाइए और बताइए कि क्या होगा आंसर। तो तंबाकू का अगर सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो इस मामले में भी तंबाकू की बात करें, तो इस मामले में भी हम चीन को आगे रखेंगे, क्योंकि चीन ही जो है आगे है। क्या ये बात सत्य है? बता सकते हैं? तो एकदम सही है, तंबाकू, मूँगफली के मामले में याद रखिएगा तंबाकू हो गया, मूँगफली हो गया, इस सब के मामले में हमारा चीन जो है आगे है। अगर मैं बात करूँ 28 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तो लंबे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है? अब लंबे रेशे वाले जो कपास होते हैं, कपास भी अलग-अलग तरह के होते हैं, जिसमें लंबे रेशे वाली कपास की बात हो रही है और उसकी बात बताइए कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बताइएगा। 28 का आंसर का जवाब दीजिएगा, तो इसका आंसर का जवाब हम जानते हैं कि यूएस का नाम सुने होंगे, अमेरिका का नाम सुने होंगे, वही है और ये सही आंसर है। वहाँ आपको कपास जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये जान लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, बाहरी आवाज़ को इग्नोर करेंगे। 29 क्वेश्चन नंबर क्या है कि भारत जो है संसार में खाली जगह का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जैसे ही भारत की बात होगी, इंडिया की बात होगी, तो हम बहुत अच्छे से हम जानते हैं इसके बारे में कि सी नंबर जो है दूध जो होता है, उसके लिए तो हम जानते हैं कि भारत है हमारा आगे। तो दूध में क्या हो गया? मक्खन तथा घी, ये सब आ जाएँगे, है ना? तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 30वां प्रश्न की बात करें, तो संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये सब मैं ऑनलाइन में पढ़ा चुका हूँ। तो संसार में मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर आपसे पूछ रहा है, तो बताइए क्या आंसर होगा? तो 30वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए चीन होगा। क्या होगा? चीन होगा। मछली के मामले में मूँगफली, तंबाकू ये सब चीज़ के लिए चीन तो आगे है ही, आप जानते ही हैं। अगर 31 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें हम लोग, तो संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन है बता सकते हैं? संसार में अगर गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक बोलें, तो है कौन-सा? तो ऑप्शन नंबर ए यूएस है। यूएसए है, आप जानते हैं, अमेरिका भी टिक लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में अमेरिका रहा, तो वही हो गया यूएसए मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना? चलिए 32 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, 32 क्वेश्चन नंबर है कि संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है बताइए? संसार में मतलब विश्व में बताएँगे, तो इसका भी आंसर आप जवाब दे सकते हैं। तो यूएस इसमें भी है, जैसे गंधक के लिए हमारा जो है यूएस मतलब अमेरिका, उसी तरह सीमेंट के मामले में भी यूएस आगे है। ये सब मामले में यूएस है, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये 33वां प्रश्न क्या है कि रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो रेल इंजनों का अगर निर्माण की बात करें या रेल इंजन का सर्वाधिक निर्माण की बात करें कहाँ होता है, तो बता सकते हैं? 33वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं कि रेल इंजन हो, सीमेंट हो या आपका गंधक की बात करें, तो कहाँ था गंधक और सीमेंट? यूएसए। यूएसए में तो ये भी आपका यूएसए में ही होगा, रेल इंजन भी आपका यूएसए में ही निर्माण होता है, रेल इंजन सर्वाधिक मात्रा में, जो कि विश्व स्तर पे पूछ रहा है, इंडियन स्तर पे नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन स्तर पे जब मैं टॉपिक लाऊँगा, तो उसमें पढ़ा दूँगा। ये मॉक टेस्ट है, आ सकता है क्वेश्चन। किस देश को संसार का
चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो किस देश को बताइए चीनी का कटोरा कहा जाता है? बता सकते हैं तो कहिए, बताइए। तो चीनी का कटोरा क्यूबा का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे? क्यूबा का नाम सुने होंगे, जो कि आप आंसर सही लगा रहे हैं। बी आंसर आपका सही हो। अगर मैं 35 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करूँ, 35 क्वेश्चन नंबर की बात करूँ, प्रसिद्ध जो है करीबा बांध किस नदी पर है? बता सकते हैं तो बताइए। तो करीबा बांध की अगर बात करें हम लोग, 35 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो जाम्बेजी में है, याद रखिएगा। ठीक है, किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है, याद रखिएगा। तो करीबा बांध कहाँ बना हुआ है? तो जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। 36 क्वेश्चन नंबर है, देखिए 36 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो सुनिए, भारत की जो है मुख्य भूमि, भारत का जो मुख्य भूमि है, ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें या भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें है, तो कितने अक्षांश पर है? दक्षिणतम बिंदु मतलब साउथ की तरफ की बात हो रही है, साउथ पॉइंट की बात हो रही है, तो बताइएगा। तो इसका आंसर का जवाब दीजिए आप, फटाफट जवाब दीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। तो ये बी नंबर देख रहे होंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है। तो सुदूर बिंदु की अगर बात करें हम लोग, भारत का अगर उत्तर की चले मतलब नॉर्थ की ओर चल रहे हैं, ऊपर की ओर चल रहे हैं, और ऊपर की ओर जब चलिएगा उसका सुदूर बिंदु पूछ रहा है आपसे, कितनी अक्षांश पे होनी चाहिए और किस अक्षांश पे होनी चाहिए बताइए। उत्तरी दक्षिणी, तो इसमें उत्तरी तो आप क्लियर हैं, लेकिन आप बताइए कितने डिग्री कितने मिनट पे होना चाहिए, ये बताइए। 37वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर का जवाब आप जानते हैं, सी होगा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। जैसे हमारा दक्षिणतम बिंदु था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उसी तरह आपका सुदूर बिंदु भी पूछेगा तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बता दीजिएगा। अगर मैं बात करूं 38 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, 38 क्वेश्चन नंबर है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? बहुत ईजी क्वेश्चन, आप जानते हैं, बताइए। मन्नार की खाड़ी की अगर बात करें हम लोग, तो मन्नार की खाड़ी जो है हमारा बी है, तमिलनाडु के पूर्व में है। तमिलनाडु के मतलब साउथ तरफ चली जाइए, तमिलनाडु के पूर्व में है आपको। 39 की बात करें, और ये सवाल तो आप जानते ही हैं, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस श्रेणी में स्थित है? तो भारत की अगर सर्वोच्च चोटी केटू जो है वो बताइए किस श्रेणी में आता है, मतलब कौन से हिमालय के श्रेणी में आता है या कौन से क्षेत्र में आता है, ये आपसे पूछ रहा है। या हिमालय में आता है, बताइएगा हिमालय के कौन सी श्रेणी में आता है, ये भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 39 का आंसर का जवाब आप जानते हैं, काराकोरम श्रेणी में आता है, जो कि उचित आंसर है और सही आंसर माना जाता है। अगर 40वां प्रश्न की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 40वां प्रश्न की बात करें तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मेनिकाय या मिनिकाय द्वीप समूह कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा और सही जवाब दीजिएगा। सागर में जो स्थित भारतीय द्वीपों की अगर बात करें, ठीक है, तो भारतीय द्वीपों का जो भाग है, कौन सा भाग है या किस भाग को मेनिकाय द्वीप समूह कहा जाता है? भारत का, जो अरब सागर में है, याद रखिएगा, भारत का द्वीप है स्थित और मेनिकाय द्वीप का समूह कहा जाता है। तो किस भाग को कहा जाता है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, क्या कहा जाता है, बता सकते हैं? राइट, 40वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं उसके बारे में कि मेनिकाय द्वीप जैसे ही होगा तो दक्षिणी क्षेत्र हम टिक लगा देंगे और सही हो जाएगा, दक्षिणी भाग लगा देंगे, दक्षिणी पार्ट लगा देंगे। अगर 41 की बात करते हैं हम, ठीक है, 41 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो किस नदी तंत्र का सहायक नदी है? तीस्ता, तीस्ता नदी है, याद रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बताइए, तो हम जानते हैं तीस्ता जो है नदी तंत्र जो है सहायक है, किसका है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी का सहायक नदी है, जो कि बी आंसर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अगर 42 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो सतपुड़ा तथा विंध्याचल, सतपुड़ा या विंध्य बोलिए, जिसे विंध्याचल बोलते हैं, के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? बहुत अच्छे से जानते हैं, नर्मदा बहती है, और क्या बढ़ेगी बहेगा, और ताप्ती भी आपका है, लेकिन ऑप्शन में ये दो ऑप्शन जो है बहुत ही कंफ्यूजन है। अब बताइए इन दोनों में कौन सा आंसर होगा, नर्मदा की ताप्ती? बताएंगे। 42 क्वेश्चन नंबर की जवाब दीजिए। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब नर्मदा ऑप्शन में है तो हमको और किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। सतपुड़ा तथा विंध्याचल आ जाए, उसके मध्य की नदी की बात करें, बीच की बात करें, तो हम नर्मदा लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें हम लोग, तो ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो है किस क्षेत्र में सर्वाधिक पहुंचता है, ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बताइए। तो आप जानते हैं इसके बारे में, सी होता है, पश्चिमी घाट को कहते हैं। किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। 44 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, 44 क्वेश्चन नंबर है कि कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? बताइएगा।
मतलब कौन सी ऐसी मिट्टी है गीले होने पे फैल जाएगा, अगर शुष्क हो गया तो इसमें दरारें पड़ जाती है। तो ये आप जानते हैं दरारें किस मिट्टी पे पड़ती है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, बताइए। तो हम जानते हैं काली मिट्टी में, काली मिट्टी जहाँ है वहाँ पे देखिएगा जब गर्मी होगा या शुष्क हो जाएगा तो उसमें दरारें आ जाता है, नहीं तो गीला होगा तो एकदम चिपचिपा हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना? पानी पड़ेगा तो। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर है कि कौन सी मिट्टी की अधिक है क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? बताइए कौन सी ऐसी मिट्टी है या मिट्टी की जो जल धारण है क्षमता, ठीक है? जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई जो करते हैं उसकी आवश्यकता कम पड़ती है। किस मिट्टी में ऐसी आवश्यकता है बताइए? तो काली मिट्टी में आप समझ जाइए कम आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, कम होती है, याद रखिएगा। ठीक है, 46 क्वेश्चन नंबर की बात करें, रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? तो रूट नॉट जो है किस फसल की बीमारी है ये बता सकते हैं तो बताइए। तो 46 के आंसर का जवाब देंगे हम लोग बी, टमाटर। ठीक है, तो रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? तो टमाटर की बीमारी है, ये हम जानते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? गन्ने की जो फसल है किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है, मतलब कौन सी बीमारी इसमें हो जाती है गन्ने में, बताइएगा। गन्ने मतलब ईख, जवाब दीजिए कौन सी बीमारी? इस 4 ऑप्शन का जवाब दीजिए। 47 का आंसर का जवाब देंगे तो बी है रेड रॉट। रेड तरह का हो जाता है ना, आप कोई भी ईख अगर उठाइएगा या गन्ना उठाइएगा उसको जब तोड़िएगा तो उसमें कभी-कभी रेड हो जाता है, सड़ने जैसा हो जाता है, तो वो बीमारी से ही ग्रसित होते हैं। ठीक है, 48 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? एक बीमारी है ब्लैक आर्म, किस फसल को हानि पहुंचाती है? ये डायरेक्ट सवाल है, सॉरी। 48 का आंसर का जवाब तो सी, कपास को जो है हानि पहुंचाती है। तो याद रखिएगा कपास में कौन सी बीमारी होती है, बताइए कपास फसल में? तो ब्लैक आर्म जो है बीमारी हो जाती है, याद रखिएगा, इसलिए खराब हो जाता है। 49 की अगर बात करें, 49 की बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है। ठीक है, कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होता है, ग्रसित होता है, बता सकते हैं तो बताइए। बहुत ईजी है, खैरा बीमारी जैसे ही आप शब्द सुनिएगा तो आपको चावल याद आया होगा और चावल ही है, ये जान लीजिए। सही आंसर है इसी का। अगर मैं बात करूं 50वां प्रश्न की, ठीक है ना, 50 प्रश्न है कि समट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक जो है प्रभावित करती है, बताइएगा। समट एक बीमारी है तो किस में होता है आप जानते हैं, तो बाजरा में, समट बाजरा, ऐसे याद रखिएगा। और सी नंबर इसका सही है। और ये हो गया ज्योग्राफी का पार्ट 1 खत्म। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे कल रात को 10 बजे और फिर एनसीईआरटी का जो है 1 बजे मिलेंगे फिर आपको रात को। और जल्द ही बिहार स्थित का प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ, महामैराथन, जो कि तैयार रहिएगा।